वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 25th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब तक हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, ठीक है। पिछला लेक्चर जो हमने फिनिश किया हुआ है वो है कैम्स एंड फॉलोअर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है बैलेंसिंग ऑफ मासेस। अब जो हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे वो बैलेंसिंग दो तरीके की होगी। बैलेंसिंग दो तरीके के मासेस की करेंगे। एक तो जिसमें मास हमारा रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और जिसमें हमारा मास रेसिप्रोकेट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें दो तरीके की बैलेंसिंग पढ़नी है। क्या? एक तो रोटेटिंग बैलेंसिंग, मतलब जिसमें मास रोटेट कर रहा होगा, उसके कारण जो अनबैलेंस प्रोड्यूस हुआ उसको बैलेंस करना। और दूसरा टाइप होगा रेसिप्रोकेटिंग मासेस का बैलेंस करना, जिसमें हमारा जो मास होगा वो घूम नहीं रहा होगा, वो एक लीनियर मोशन कर रहा होगा, मतलब रेसिप्रोकेट कर रहा होगा या ट्रांसलेट कर रहा होगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंसिंग में आते हैं टॉपिक। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ठीक है। यहां पे पहले जो टॉपिक है वो है कॉज ऑफ अनबैलेंस। पहले तो बात ये आती है कि बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सर बैलेंसिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बैलेंसिंग नहीं होगा, अगर हमारा सिस्टम अनबैलेंस होगा किसी भी कारणवश, किसी भी तरीके से अगर हमारा सिस्टम अनबैलेंस हुआ, तो अनबैलेंस होने की वजह से हमारे सिस्टम में वाइब्रेशंस आ जाएंगे। वाइब्रेशंस का अगर मैं मोटा मोटा आपको मतलब बताऊं तो वाइब्रेशन का मतलब होता है अनडिजायरेबल झटके, ठीक है, जो आपको टाइम पे क्या देते रहेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ झटके देते रहेंगे। और अगर हायर स्पीड होगी, अगर हमारा जो भी मशीन कंपोनेंट है या कोई भी बॉडी है अगर हायर स्पीड पे चलेगा या घूमेगा, तो हायर स्पीड पर, बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी पर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड के हो जाते हैं। मतलब उनका जो परिमाण होता है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। इसलिए किसी भी तरीके के अनबैलेंस को हम अपने सिस्टम में नहीं चाहेंगे। मतलब ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि हमें अपने सिस्टम में बैलेंस ही मिले, अनबैलेंस जरा भी ना हो हमारे सिस्टम में। पॉइंट क्लियर है? हमें अपने सिस्टम में अनबैलेंसिंग नहीं चाहिए। हम ट्राई करेंगे अपने सिस्टम को अनबैलेंस बनाने का, कैसे भी, ठीक। तो देखते हैं अनबैलेंस होने का कारण क्या है भाई, कि अनबैलेंस हमारा सिस्टम होता क्यों है। कॉज ऑफ अनबैलेंस, किस कारण से हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। देखिए पहला जो रीजन है, कारण है स्लाइट वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। देखिए पहला कारण क्या है, देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी में थोड़ा सा बदलाव हो जाना। डेंसिटी में थोड़ा सा बदलाव हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा हमारे सिस्टम में, देखिए। अच्छा, डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, फ्लूइड में पढ़ा होगा या मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो डेंसिटी शब्द आपने सुना होगा। तो ये डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी को अगर मैं रो से डिफाइन करूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिखा मैंने, इसका अगर मैं आपको मोटे स्तर पर मतलब बताऊं तो इसका ये कहने का मतलब है, देखिए इसको समझिए, तो जरा सा समझिएगा कि अगर मैं कोई बॉडी बनाता हूं और उस बॉडी में मॉलिक्यूल्स को बना रहा हूं, ठीक है, उस बॉडी में मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को बना रहा हूं मैं। ये मैं डेंसिटी को समझाने के लिए एक बस फिगर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको मोटा मोटा मतलब समझ में आ जाए। थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जा रहे हैं हम। तो ये मैंने बना ली एक बॉडी और उसके मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, तो डेंसिटी अगर हम बोलते हैं किसी बॉडी की कांस्टेंट है, तो डेंसिटी कांस्टेंट होने का यह मतलब होता है कि अगर आप हर बार सेम वॉल्यूम लो, अगर हर बार आप सेम वॉल्यूम लो तो उसमें आपको सेम मास मिलना चाहिए। मतलब हर बार आप जितना भी वॉल्यूम कट करो, कहीं पर भी इस पूरे मटेरियल में आप जितना भी वॉल्यूम कट करो, ठीक है, आपको हर बार उतना ही मास मिलना चाहिए। लेट्स से मैंने माना, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 मीटर। मतलब हर दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, चाहे हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, 1 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं कहीं पर भी 1 मीटर स्क्वायर का या 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम काटूं, ऐसा ही अंदर की तरफ भी गया है, ये मैंने प्लेन में बनाया है, ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन अंदर की तरफ है,
ठीक है। ये मैंने अरेंजमेंट जो बनाया है बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए कि जब हमारा अरेंजमेंट एक मैनर में है, एक व्यवस्थित क्रम में है, ठीक है, एक वेल मैनर्ड है, जो पैटर्न है मॉलिक्यूल्स का वो एक वेल मैनर्ड में अरेंज है, व्यवस्थित क्रम में है। तो अगर हर बार आप 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कट करो कहीं पर भी, तो देखिए मैं हर बार 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कट करता हूं। देखिए जरा, एक बार मैंने यहां पर 1 मीटर वॉल्यूम का कट किया, अगली बार मैं कहीं और पर 1 मीटर वॉल्यूम कट करता हूं। लेट से मैंने यहां पर 1 मीटर वॉल्यूम कट किया, ठीक है। इस बार मैंने अगली जगह पर 1 मीटर वॉल्यूम कट किया, लेट से यहां पे बोल देते हैं ये 1 मीटर वॉल्यूम हो गया। तो आप देखो हर बार अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा 1 मीटर क्यूब, तो आपको क्या हर एक जगह पे सेम मास मिल रहा है। मास का मतलब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से समझ लो। जब मैंने यहां पर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कट किया तो आपको कितने पार्टिकल्स मिले, 1 2 3 4। जब मैंने यहां पर 1 मीटर क्यूब कट किया, यहां कितने मिले, 1 2 3 4। यहां पर कितने मिले, 1 2 3 4। और ये देखिए ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और अंदर की तरफ भी 1 मीटर हो गया। क्लियर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और अंदर की तरफ भी 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। तो देखिए अगर मैं हर बार सेम वॉल्यूम कट कर रहा हूं तो मुझे सेम मास मिल रहा है, मतलब मेरी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी मेरी हो जाएगी कांस्टेंट। क्लियर पॉइंट। अगर हर बार सेम वॉल्यूम में सेम मास मिल रहा है मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारा जो मटेरियल होगा वो बिल्कुल उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी, उसके सेंटर पर लाई करेगी। मतलब अगर आप कोई भी बॉडी बनाओगे, लेट्स से मैंने कोई एक रेक्टेंगल टाइप की बॉडी ले ली या क्यूबॉइडल टाइप की बॉडी ले ली, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी बिल्कुल उसके सेंटर पर लाई करेगी, ठीक है। अगर मैंने कोई सर्कुलर टाइप की, सिलेंडर टाइप की बॉडी ली तो उसके सेंटर पर लाई करेगा। लेकिन अगर ये चीज फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब हमने जो डेंसिटी ली है अपने मटेरियल की डेंसिटी वो स्लाइटली वेरी कर गई, कह रहा है स्लाइटली वेरिएशन, मतलब अब हर बार सेम वॉल्यूम लेने पर आपको सेम मास नहीं मिलेगा। मतलब आप हर बार अगर 1 मीटर क्यूब काटोगे तो कहीं पर आपको 5 पार्टिकल मिलेंगे, कहीं 6 मिलेंगे, कहीं 4 मिलेंगे। तो जब इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके सेंटर पर लाई नहीं करेगा, बॉडी के सेंटर पर लाई नहीं करेगा। मतलब अगर मैं कोई शाफ्ट बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने कोई शाफ्ट बनाया और मैंने बोला इस शाफ्ट की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब इसकी डेंसिटी बदल नहीं रही है कहीं पर। इसका क्या मतलब हुआ बोलने का, कि इसकी जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, अगर ये यूनिफॉर्म मास का है, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इस एक्सिस पर ही लाई करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है, वो इस शाफ्ट की इस वाली एक्सिस पर ही लाई करेगी। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में स्लाइटली वेरिएशन हो गया डेंसिटी में, इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये इस एक्सिस पर लाई ना करके थोड़ा सा ऊपर या तो थोड़ा सा नीचे लाई करेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, मैंने क्या बोला कि अगर हमारी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, हर एक जगह सेम है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सारे मास का कंसंट्रेशन पॉइंट, वो उस बॉडी के सेंटर पर लाई करेगा। अगर आप सेंटर सिलेंड्रिकल बॉडी लेते हो, क्यूबॉइडल लेते हो तो उसके सेंटर पे, शाफ्ट लेते हो तो उसकी एक्सिस पर। लेकिन अगर वहां पर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन द डेंसिटी, तब क्या होगा, तब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो शाफ्ट के एक्सिस पर लाई ना करके देयर विल बी सम एसेंट्रिसिटी। क्या बोला मैंने? एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस वाली लाइन से कितनी ऊपर या कितनी नीचे है, कितनी शिफ्ट कर गई। अगर यहां पर डेंसिटी यूनिफॉर्म होती, मान लीजिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करती है? इसके सेंटर, इसके एक्सिस पे। मान लिया यहां पे लाई कर रही है। अब मैंने मान लिया कि हमारी डेंसिटी स्लाइटली वेरी कर गई, थोड़ी सी बदल गई। तो बदलने से अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो उसकी एक्सिस पे लाई नहीं करेगी, मतलब कहीं ऊपर या नीचे। मान लिया ऊपर यहां पे, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां खिसक के आ गई। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब खिसक के इस वाले पॉइंट पे आ गई है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो देखिए कितना शिफ्ट कर गई ये, इसको मैंने ई से नाम दिया एसेंट्रिसिटी।
अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी एक्सिस से शिफ्ट कर गई, इसी के कारण हमें क्या मिलेगा, अपने सिस्टम में अनबैलेंस मिलेगा। ठीक है, तो पहला कारण क्या लिखा हुआ है, पहला कारण लिखा हुआ है स्लाइट वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर। दूसरा, इनएक्यूरेसीज इन द कास्टिंग, मतलब जब आप किसी मटेरियल को बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल साफ्ट लिया, तो साफ्ट को जब हम कास्टिंग से बनाएंगे, कास्टिंग प्रोसेस जो प्रोडक्शन में आप पढ़ते हो, अब कास्टिंग बनाते वक्त जब आप इस साफ्ट को बना रहे हो, तो बनाते वक्त आपने जो कास्टिंग में मोल्ड डिजाइन बनाई है, वो मोल्ड डिजाइनिंग में कुछ इनएक्यूरेसीज आ गई। इनएक्यूरेसीज आने की वजह से हमारे साफ्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये इसके एक्सिस पे लाई ना करके थोड़ा ऊपर या नीचे शिफ्ट कर गया। तो इनएक्यूरेसीज की वजह से भी हो सकता है, क्या होगा, हमारे सिस्टम में कॉज ऑफ अनबैलेंस प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर गई एक्सिस से ऊपर या नीचे, तो अपने आप क्या आ जाएगा, हमारे सिस्टम में अनबैलेंसिंग आ जाएगी। ठीक है, इनएक्यूरेसीज इन द मशीनिंग ऑफ द पार्ट। चलिए, अब क्या हुआ कि कास्टिंग भी कर ली, बाद में जब आप फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए मशीनिंग पे आए, ठीक है, जब आपने सारा प्रोसेस कास्टिंग का कर लिया, तो अब सरफेस फिनिश प्रोवाइड करने के लिए आप मशीनिंग करोगे ही करोगे। ठीक है, चमकाने के लिए मशीनिंग करोगे। तो आपने मशीनिंग इस तरीके से की कि कहीं का मटेरियल ज्यादा निकाल दिया, कहीं का मटेरियल कम निकाल दिया, मतलब हमारा जो पार्ट बना, जो मशीन पार्ट बन के तैयार हुआ, वो भी एक तरीके का यूनिफॉर्म नहीं है। उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी शिफ्ट कर गई, उसमें भी इनएक्यूरेसीज आ गई, तो जिसकी वजह से भी हमारे सिस्टम में क्या आ जाएगा, अनबैलेंस आ जाएगा। क्लियर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब अब मास का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ही किया है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक्सिस के ऊपर ज्यादा मास कर दिया और इस वाली एक्सिस के नीचे कम मास कर दिया, तो भी क्या हो गया, मास यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक तरीके का मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा, जिसकी वजह से भी हमारे सिस्टम में क्या आ जाएगा, अनबैलेंस। क्लियर है पॉइंट। ठीक, अब देखिए कॉज ऑफ अनबैलेंस में, ये इस वाले पॉइंट को देखिएगा, अनबैलेंस फोर्स, इसको मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए जो अनबैलेंस फोर्स है वो क्या करेगा, वो हमें सिस्टम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा, मतलब जब भी हमारा जो मास होता है जब वो रोटेट करेगा, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मेरे पास कोई साफ्ट है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा होगा लेट्स से सम ओमेगा स्पीड से। अब यहां पर लेट्स से यहां पर कोई मास आ गया, ठीक है, और ये मास हो गया है अनबैलेंस मास, मतलब इस मास को इस एक्सिस पर लाई करना चाहिए था, इस एक्सिस पर होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम कॉज ऑफ अनबैलेंस ये मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर लाई ना करके थोड़ी यहां पर लाई कर गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अब सारा का सारा कंसंट्रेटेड मास यहां आ गया, तो शिफ्ट कितने का हो गया, हमने बोला लेट्स से ई का शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वही केस हो गया, आप इसको रोटेट करा रहे हो, साफ तो रोटेट करेगी, तो ये तो बिल्कुल एक सर्कुलर मोशन हो गया। अगर इसको आप इस तरीके से देखोगे तो यहां पे मेरे पास एक मास हो गया, ठीक है, जो लेट्स से यहां से कुछ ई दूरी पर है और ये चारों तरफ घूम रहा है, इस मास को हमने ई, और अगर ये मास हो गया और ये चारों तरफ घूम रहा है तो ये कितना अनबैलेंस दे देगा, देखिए अगर ये मास हो गया m, यहां पे E की एसेंट्रिसिटी हो गई और ये चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है, क्योंकि साफ्ट को अगर आप इस तरफ से देखोगे, इस साइड व्यू से, तो आपको साफ्ट ऐसा घूमता दिखाई देगा, तो ये मास भी घूमेगा, तो इस पर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बता सकते हैं, इस पर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये देखिए ये लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ई इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर पढ़ा है आपने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू ई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ। तो ये हमारे सिस्टम में अनबैलेंस प्रोड्यूस करेगा, मतलब जब ये वाला मास यहां पर कहीं प्रेजेंट होगा तो इस वाली डायरेक्शन में लगा रहा होगा क्या, एम ई ओमेगा स्क्वायर, जब ये मास घूमते घूमते यहां पर आ जाएगा तो इस वाली पोजीशन पर बाहर की तरफ लगाएगा एम ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और आप देख पा रहे हो, अगर आप इसको ज्यादा तेज स्पीड से रोटेट कराओगे तो ये जो अनबैलेंस मास है यहां पर, द अनबैलेंस मास या अनबैलेंस फोर्स विच इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हमने एम आर ओमेगा स्क्वायर बोला है,
आर मतलब इसी ई को उसने आर बोल रखा है। ये जो अनबैलेंस मास है कितने से शिफ्ट कर गया, तो ये जो अनबैलेंस फोर्स है या जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला है उसकी वैल्यू है एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप तो इस पर ध्यान दो कि जो अनबैलेंस फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर के। दिखाई दे रहा है एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्पीड को बढ़ा दे एट द हायर स्पीड, तो एट द हायर स्पीड ये जो अनबैलेंस फोर्स है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। क्लियर है पॉइंट? एट द हायर स्पीड इसकी जो वैल्यू है अनबैलेंस फोर्स की वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसके स्क्वायर से हमारा अनबैलेंस फोर्स बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा अनबैलेंस फोर्स हमारे सिस्टम में उतने ही ज्यादा वाइब्रेशंस, जो कि हम नहीं चाहते। क्लियर? इसलिए इन अनबैलेंस फोर्स को अपने सिस्टम से हटाना जरूरी होता है। ठीक है, अपने सिस्टम से हम नहीं चाहेंगे कि हमें अपने सिस्टम में जरा भी अनबैलेंस फोर्स मिले। क्लियर है पॉइंट? चलिए इस पे आते हैं। एट द हायर स्पीड, अभी अभी हमने बोला कि जो एफ ऑफ अनबैलेंस है इसको मैं यूएन लिखता हूं। यूएन का मतलब हुआ अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस को मैं यूएन से रिप्रेजेंट करूंगा। ये आ गया एम ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? एम ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यही बता रहा है कि जो एफ ऑफ अनबैलेंस फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। जरा इसको पढ़िए क्या लिखा है, इसको पढ़िए क्या लिखा है। एट द हायर स्पीड द इफेक्ट ऑफ, एट द हायर स्पीड द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस इज मोर डेंजरस। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर के। Clear point? Because at the higher speed the effect of unbalance is more dangerous since the unbalanced force increases by the square of the speed। देखिए लिखा है ना कि जो अनबैलेंस फोर्स है वो स्पीड के स्क्वायर से बढ़ता है। आप मतलब जरा सी स्पीड बढ़ाओगे उसके स्क्वायर से बढ़ेगा क्या, अनबैलेंस फोर्स बहुत ज्यादा। और हायर स्पीड पे तो एकदम धमाकेदार, मतलब तोड़ ताड़ के आपका सिस्टम बेकार। एंड प्रोपोर्शनल टू द मास एंड ऑफसेट डिस्टेंस। ये जो ऑफसेट डिस्टेंस जिसको हमने यहां पर किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ई से, एसेंट्रिसिटी। तो यहां पे हमने एम ई बोला हुआ है ना, दैट एसेंट्रिसिटी इज द ऑफसेट डिस्टेंस। कि हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो उस शाफ्ट के एक्सिस पर होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू सम कॉज ऑफ अनबैलेंस वो शिफ्ट कर गया, ऑफसेट कर गया एक्सिस से जितना, उसी को हमने नाम दिया है ई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग इज द टेक्निक। क्या है बैलेंसिंग? इज द टेक्निक, एक तरीके का तरीका है, टेक्निक ऑफ करेक्टिंग और एलिमिनेटिंग अनवांटेड इनर्शिया फोर्सेस और मूवमेंट्स इन रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मासेस एंड इट इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द लोकेशन ऑफ मास सेंटर। देखिए लिखा है ना, इट इज अचीव्ड बाय, लास्ट वाली लाइन पर थोड़ा सा अपना फोकस डालिएगा। इट इज अचीव्ड बाय, कैसे प्राप्त किया जाता है ये, इट इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द मास सेंटर्स। मतलब जो मास सेंटर की पोजीशन ड्यू टू अनबैलेंस शिफ्ट कर गई अगर हम और मास लगाकर अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा मास लगाकर या कुछ मास निकालकर, जो भी तरीके से अगर वापस उस मास सेंटर की पोजीशन को हम चेंज कर दें और वापस उसी एक्सिस पर लाकर खड़ा कर दें, तो क्या हो जाएगा, हम सिस्टम को वापस से बैलेंस की कंडीशन में ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार पढ़ते हैं। बैलेंसिंग इज द टेक्निक, एक तरीके का टेक्निक है करेक्ट करने का। मतलब जो बैलेंस बिगड़ गया हमारा, या तो उसको हम बैलेंस कर सके, या जो अनबैलेंसिंग आ गई है हमारे सिस्टम में उसको हम एलिमिनेट कर सके, हटा सके। अनवांटेड इनर्शिया और मूवमेंट्स, ठीक, इन रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मासेस। तो जब रेसिप्रोकेटिंग या रोटेटिंग होगा तो उसमें वो मास भी घूमेगा, तो जिसकी वजह से फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ में मूवमेंट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि रोटेटिंग टाइप का है। अरे यार रोटेट कर रहा है ना, तो वहां पे मूवमेंट्स भी आ जाएंगे किसी प्लेन के अबाउट। तो हमें दोनों को हटाना जरूरी होगा। मतलब हम नहीं चाहते कि हमें अपने सिस्टम में किसी भी तरीके का अनबैलेंस फोर्स या अनबैलेंस मूवमेंट मिले।
कुछ भी दोनों में से कुछ भी बच गया तो वो क्या करेगा, हमारे सिस्टम को तहस नहस कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्योंकि एट द हायर स्पीड क्या होगा, एट द हायर स्पीड ये वाइब्रेशंस और भयानक रूप ले लेते हैं, बहुत ज्यादा भयानक रूप। ठीक है, चलिए। बैलेंसिंग इज अ प्रोसेस, क्या लिखा है, बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग और मॉडिफाइंग मशीनरी सो दैट अनबैलेंस इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल और इफ पॉसिबल एलिमिनेट। वही कह रहा है कि हम क्या करें, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो अनबैलेंसिंग है उसको एक एक्सेप्टेड लेवल तक रिड्यूस कर सके। मतलब अगर हम आइडियली बात करें तो आइडियली कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। आप कितना भी परफेक्ट सिस्टम बना लो, कितना भी परफेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ अनबैलेंसिंग रह ही जाती है। लेकिन फिर भी अगर वो एक एक्सेप्टेड लेवल तक है कि जिसको हम एक्सेप्ट कर सके कि वो हमारे सिस्टम को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। या अगर पॉसिबल भी होगा तो उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, यही लिखा हुआ है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिड्यूसिंग या एलिमिनेटिंग अनबैलेंस फोर्स इज नोन एज बैलेंसिंग। मतलब कह रहा है कि आप पहले तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो अनबैलेंस रह गया उसका आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको करेक्ट करो। तो ये जो प्रोसेस है कि अनबैलेंसिंग को हटाना और उस प्रोसेस को करेक्ट करना ताकि हम बैलेंस बना पाए अपने सिस्टम को, इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं हम क्या, बैलेंसिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा कि जो बैलेंसिंग होगी, ठीक है, ये बैलेंसिंग यहां पर हमें दो चीजें पढ़नी है बैलेंसिंग में। एक तो स्टैटिक बैलेंसिंग पढ़नी है और दूसरी हमें पढ़नी है डायनेमिक बैलेंसिंग। एक तो हमें स्टैटिक बैलेंसिंग पढ़नी है और दूसरी डायनेमिक बैलेंसिंग पढ़नी है। और किसका, एक तो रोटरी मास का पढ़ना है और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग। मतलब एक तो हमें रोटरी बैलेंसिंग पढ़नी है एक तो हमें पढ़ना है रोटेटिंग बैलेंसिंग, मतलब जिसमें हमारा मास रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, जैसे शाफ्ट वाला एग्जांपल हो गया। और दूसरा एक ऐसा टाइप का हमें बैलेंसिंग पढ़ना होगा जिसमें हमारा मास रेसिप्रोकेट कर रहा होगा, जैसे स्लाइडर क्रैंक वाला एग्जांपल, याद आ रहा है। ठीक है, अब इसमें भी रोटरी में भी हमें दो तरीके की चीज पढ़नी है। रोटरी में भी हम दो तरीके की चीज पढ़ेंगे। एक तो क्या, एक तो स्टैटिक बैलेंसिंग और इसमें दूसरा आ जाएगा डायनेमिक बैलेंसिंग। ठीक, रोटरी में भी कैसा, एक तरीके का स्टैटिक बैलेंसिंग और दूसरा डायनेमिक बैलेंसिंग। तो ये है ये क्लासिफिकेशन जो अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग में। ठीक है, क्या होता है स्टैटिक बैलेंसिंग का मतलब, अ सिस्टम ऑफ रोटेटिंग मासेस। देखिए क्या है, देखिए यहां बोल दिया ना रोटेटिंग मासेस, तो यहां पे हमने लिखा ही हुआ है पहले कि रोटरी बैलेंसिंग में हमें दो चीजें पढ़नी है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो जब भी स्टैटिक बैलेंसिंग या डायनेमिक बैलेंसिंग की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किसके अंदर बात हो रहा है, रोटरी के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, ये रोटरी के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। जब भी स्टैटिक या डायनेमिक बैलेंसिंग की बात होगी तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि यहां पे रोटरी बैलेंसिंग की बात हो रही है, मतलब हमारा मास रोटेट कर रहा है, रेसिप्रोकेट नहीं। क्लियर पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a system of rotating masses is said to be in static balance if the combined mass center of the system lies on the axis of rotation। देखिए वही बात आ गई जो अभी मैंने आपको बताई कि जो मास हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर उसके मास सेंटर को हम किसी भी तरीके से, अगर उस मास सेंटर को हम किसी भी तरीके से उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाकर खड़ा कर दे, मतलब उसका जो मास सेंटर है वो किस पर आ जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, तो हमारे पास रोटेटिंग बैलेंस आ जाएगा, मतलब स्टैटिक बैलेंस आ जाएगा। देखिए शाफ्ट को देखिए, यहां पे शाफ्ट को जरा यहां नजर से देखिए, ये शाफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये रोटेट कर रहा है यहां पर, और ये रोटेट कर रहा है, लेट्स से यहां पे जो मास था
सेंटर ऑफ मास वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ना आकर यहां कहीं पर शिफ्ट कर गया, इस वाले पॉइंट पर कहीं आकर ये शिफ्ट कर गया, ठीक है, जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे शिफ्ट कर गई। होना कहां चाहिए था? होना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर चाहिए था। यही है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो होना तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर चाहिए था, लेकिन सम ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी या नॉन होमोजीनिटी हमारा जो मास सेंटर है वो इस लाइन ऑफ एक्सिस से ऊपर शिफ्ट कर गया। तो कितने की एसेंट्रिसिटी आ गई? लेट्स से मैंने एसेंट्रिसिटी बोला या जो ऑफसेट हो गया वो ई हो गया, स्मॉल ई, ठीक है। तो अब टोटल मास जो शाफ्ट का है ये यहां पे काम कर रहा है, तो टोटल मास शाफ्ट का काम कर रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है और उसको मैंने एम बोल दिया। तो अब इस पर कितना अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा, बता पाएंगे क्या? कितना अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, क्योंकि ये घूम रहा है तो बाहर की तरफ कितना लगेगा? m इंटू ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। लेट्स से कि जो शाफ्ट है वो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो यहां पे जो अनबैलेंस फोर्स आया, अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? m इंटू ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं कि आपसे कि ये अनबैलेंस फोर्स मुझे जीरो करना है, मुझे ये अनबैलेंस फोर्स जीरो करना है। कैसे हो पाएगा जीरो? सोच के बताइए। क्या आप शाफ्ट का मास जीरो कर पाओगे? नहीं। शाफ्ट का मास अगर जीरो कर दिया तो शाफ्ट बचेगा ही नहीं, रोटेट किसको कराएंगे? ठीक, तो m तो जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, m को जीरो नहीं कर सकते, तो शाफ्ट बनाने का मतलब ही क्या? मास ही आप जीरो कर दोगे, मतलब शाफ्ट को आपने खत्म कर दिया। ओमेगा भी जीरो नहीं कर सकते, शाफ्ट बना ली, शाफ्ट को ऐसे खड़ा कर दिया, घुमा ही नहीं रहे, तो मशीनरी बनाने का ही क्या मतलब निकलेगा? आपने शाफ्ट भी बना ली, अब उसको रोक के ऐसे खड़े हो, आप घुमा ही नहीं रहे हो शाफ्ट को, तो फिर आपके वो मशीन बनाने का मतलब ही क्या? कि जब बस शाफ्ट को ऐसे बना के खड़ा कर दिया, शाफ्ट रोटेट करेगी तभी तो हमारे सिस्टम बनाने का मतलब निकलेगा, ठीक। तो यहां ओमेगा भी जीरो नहीं हो सकता, एम भी जीरो नहीं हो सकता। क्या बचा जिसको जीरो करना है? ई को जीरो करना है। अगर हम चाहते हैं कि एफ अनबैलेंस हमारा जीरो हो जाए, तो एफ अनबैलेंस जीरो करने के लिए हमें एसेंट्रिसिटी को जीरो करना पड़ेगा। और एसेंट्रिसिटी जीरो कब होगी? जब आप इस मास सेंटर को वापस उठाकर कहां पे ले आओ? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, यहां पर शिफ्ट कर दो। वापस अगर आपने मास को यहां पर शिफ्ट कर दिया तो ई जीरो हो जाएगा। ई जीरो हो जाएगा तो अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। पॉइंट क्लियर है? इसी को पढ़िए, इसी को इसने लिखा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ रोटेटिंग मासेस इज सेड टू बी इन अ स्टैटिक बैलेंस। कब होगा स्टैटिक बैलेंस में? इफ द कंबाइंड मास सेंटर, ये जो कंबाइंड मास सेंटर है m, ठीक है, ऑफ द सिस्टम लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसको हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ले आए तो अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। फॉर द सिस्टम टू बी स्टैटिकली बैलेंस, या दूसरी तरीके से कैसा डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम को अगर हमें स्टैटिकली बैलेंस करना है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल डायनेमिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग रोटेशन मस्ट बी जीरो। मतलब अगर सिस्टम को हमें स्टैटिक बैलेंस करना है तो इस पे जितने भी डायनेमिक फोर्सेस लग रहे हैं, ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ईएससी में इसी बात पे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या आपको स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंसिंग में फर्क पता है कि नहीं? देखिए, जब भी स्टैटिक बैलेंसिंग की बात की जाएगी तो हमें फोर्सेस को जीरो करना है, मूवमेंट्स को नहीं, कपल को नहीं। देखिए, जब भी स्टैटिक बैलेंसिंग की बात की जाएगी तो स्टैटिक बैलेंसिंग का मतलब होगा कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। स्टैटिक बैलेंसिंग का मतलब होगा कि समीशन, ये जो लिखा हुआ है ये है समीशन, मतलब सभी फोर्सेस का जो जोड़ है, सम, आपको क्या करना है? जीरो के बराबर करना है, तभी उसको हम स्टैटिक बैलेंसिंग बोलेंगे, ठीक है। और ये जो सम है, ऐसा नहीं कि फोर्स को जोड़ते चले गए, ना ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको वेक्टर रूल लगाकर जोड़ना है। समझ पा रहे हैं? जैसे आपको मैंने बोला कि F1 की वैल्यू है 3 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 4 न्यूटन, मैंने बोला F1 प्लस F2 बता दो,
तो आपको पहले पूछना पड़ेगा कि सर आप इनके बीच का पहले एंगल तो बताओ, क्योंकि F1 F2 को हम डायरेक्टली थोड़ी जोड़ सकते हैं। F1 F2 तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसे जुड़ेंगे? वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग। और वेक्टर रूल क्या बोलता है कि दो फोर्सेस को जोड़ने का तरीका क्या है? जो रिजल्टेंट निकलेगा कैसे निकलेगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ उनके बीच का एंगल थीटा। यही तो होता है ऐसे। तो पॉइंट क्लियर है? तो जो आप समीशन निकालोगे वो समीशन निकालने के लिए आपको वेक्टर रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो जब भी स्टैटिक बैलेंसिंग की बात की जाएगी तो हमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस, उसमें डायनेमिक फोर्सेस भी आ गए, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या करना पड़ेगा? मस्ट बी जीरो। किसके बराबर करना पड़ेगा? जीरो के बराबर करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है? स्टैटिक बैलेंस में है। पॉइंट क्लियर है ये? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? स्टैटिक बैलेंसिंग में किसकी बात की जाएगी? स्टैटिक बैलेंसिंग में समीशन F इज इक्वल टू जीरो की बात की जाएगी। ये है पॉइंट। आगे देखिए, स्टैटिक बैलेंसिंग का ये फिगर दिया हुआ है, ये शाफ्ट है, ठीक है? और ये शाफ्ट है, इस पे मैंने कोई डिस्क लगा दिया, रोटर टाइप का डिस्क, जिसको लगा दिया तो शाफ्ट घूम रही है। शाफ्ट घूमने से क्या है? ये हमारा ये डिस्क भी घूम रहा है, और ये रोलर्स लगा रखे हैं नीचे इसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे बीरिंग्स होते हैं भाई, शाफ्ट को किसी ना किसी चीज पे तो टिकाना पड़ेगा, तो बीरिंग्स पे टिकाते हैं, यहां पे हमने रोलर ले रखा है, ठीक है? अब क्या है? ये शाफ्ट रोटेट करेगी, शाफ्ट रोटेट करेगी तो साथ में डिस्क भी रोटेट करेगा, तो ये फिगर लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है कि कहीं पर भी अगर आपके पास अनबैलेंस हुआ, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेट्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहां पर लाई कर गई, तो आपके पास जैसे ही एसेंट्रिसिटी आएगी ई, तो ये हमें सिस्टम में क्या दे देगा? एम ई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि हमें अपने सिस्टम में नहीं चाहिए, ठीक है? तो हम चाहेंगे कि सिस्टम में हमें जरा भी अनबैलेंस फोर्स ना मिले। क्लियर पॉइंट? आते हैं डायनेमिक बैलेंसिंग पे। अब देखिए, डायनेमिक बैलेंसिंग के साथ एक शब्द लिखा हुआ है कंप्लीट बैलेंसिंग। ऐसा क्यों? डायनेमिक बैलेंसिंग के साथ एक शब्द लिखा हुआ है कंप्लीट बैलेंसिंग, और ऐसा क्यों? ठीक है, ध्यान से। क्यों डायनेमिक बैलेंसिंग के साथ लिखा हुआ है कंप्लीट बैलेंसिंग? क्योंकि इसमें दो चीजें आती हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, इसमें दो चीजें आती हैं। जब भी डायनेमिक बैलेंसिंग की बात की जाएगी तो यहां पे हम बोलेंगे दैट नेट ऑफ ऑल फोर्सेस, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, और साथ में समीशन ऑफ ऑल मूवमेंट शुड बी जीरो, ठीक है? डायनेमिक बैलेंसिंग में दो कंडीशंस आएंगी कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, और समीशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। तो दो ही तरीके से तो हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो सकता था। हमारा सिस्टम दो ही तरीके से तो अनबैलेंस हो सकता था। कैसे हो सकता था? एक तो स्टैटिक अनबैलेंस हो सकता था, और दूसरा डायनेमिक अनबैलेंस। मतलब उसमें या तो कुछ ना कुछ फोर्स अनबैलेंस रह जाए, या कुछ ना कुछ मूवमेंट्स अनबैलेंस रह जाए। दोनों में से अगर कुछ भी बचा रह गया हमारे सिस्टम में, तो वो हमारे सिस्टम में क्या दे देगा? अनबैलेंस दे देगा, ठीक है? तो अगर हमने दोनों को ही जीरो के बराबर कर दिया तो अब कुछ बचा ही नहीं हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में क्या हो? अनबैलेंस हो। अगर हमने समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो के बराबर कर लिया और समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स जीरो के बराबर कर लिया, तो अब हमारे सिस्टम में कुछ बचा ही नहीं कि जिसकी वजह से हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो। इस वजह से अगर इन दोनों को हमने जीरो के बराबर कर लिया तो हम बोलते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ कंप्लीट बैलेंसिंग। क्लियर है पॉइंट? इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंप्लीट। अब हमारा सिस्टम कंप्लीट बैलेंस हो गया, बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि हमने समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस एंड समीशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स दोनों को ही किसके बराबर कर लिया? जीरो के बराबर। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? और जबकि हम जब स्टैटिक बैलेंसिंग की बात कर रहे थे तो स्टैटिक बैलेंसिंग में हमने क्या बोला था कि स्टैटिक बैलेंसिंग में सिर्फ हमें समीशन ऑफ एफ ही जीरो के बराबर करना है।
तो ये भी तो पॉसिबल है कि चलिए हमने समीशन ऑफ फोर्स तो जीरो कर लिया, लेकिन नेट समीशन ऑफ मूवमेंट डजंट इज इक्वल टू जीरो, ये भी तो हो सकता था। तो कुछ ना कुछ अनबैलेंस तो हमारे सिस्टम में बचा रह गया अभी भी। चलिए आपने समेशन ऑफ फोर्सेस को जीरो कर लिया, लेकिन अभी ये भी तो हो सकता है कि समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डायनेमिक में हम दोनों को ही जीरो कर देते हैं। तो जब दोनों को ही जीरो कर लिया तो हमारे सिस्टम में कुछ बचा ही नहीं, जिसकी वजह से सिस्टम हमारा अनबैलेंस हो। इसलिए डायनेमिक बैलेंसिंग को हम अनबैलेंस क्या बोलते हैं, कंप्लीट बैलेंसिंग बोलते हैं। इसलिए डायनेमिक बैलेंसिंग को हम कंप्लीट बैलेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि अनबैलेंसिंग बची ही नहीं रहती हमारे सिस्टम में। क्लियर? अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं जिसपे क्वेश्चंस आता है और आगे भी आएगा। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं स्टेटमेंट क्या बोलने जा रहा हूं, सुनिए। अगर हमारा सिस्टम, इफ माय सिस्टम इज स्टैटिक बैलेंस, इफ, इसके आगे इफ लगा देता हूं, इफ सिस्टम इज स्टैटिक बैलेंस, ठीक है, मतलब स्टैटिकली बैलेंस है, तो ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज इन डायनेमिक बैलेंसिंग ऑल्सो। क्या बोला मैंने? अगर हमारा सिस्टम स्टैटिक बैलेंस है तो यह जरूरी नहीं कि वो डायनेमिकली भी क्या हो, बैलेंस हो। ठीक, क्योंकि स्टैटिक बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और डायनेमिक बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, डायनेमिक बैलेंस होने के लिए कंडीशन है, डायनेमिक बैलेंस होने के लिए कंडीशन है समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो, साथ में समीशन एम इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मूवमेंट को भी जीरो होना चाहिए। तो अगर हमारा सिस्टम स्टैटिक बैलेंस है तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस्ड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक बैलेंस होने के लिए समीशन एफ के जीरो होने के साथ साथ समीशन एम को भी जीरो होना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अगर आपसे कोई बोले कि सिस्टम हमारा स्टैटिकली बैलेंस है, क्या ये डायनेमिकली बैलेंस भी होगा, तो आप बोलोगे नहीं। अगर हमारा सिस्टम स्टैटिकली बैलेंस है तो ये जरूरी नहीं कि वो डायनेमिकली भी बैलेंस हो। क्लियर है पॉइंट? बट अब दूसरा स्टेटमेंट मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा। दिस आर नोट पॉइंट 1। नाउ द सेकंड पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, बट if system is dynamically balanced, अगर सिस्टम मेरा डायनेमिकली क्या है, बैलेंस्ड है, तो हम ये बोल सकते हैं then it is clear, it is true that it will be in static balance also। क्लियर? क्या बोला मैंने? अगर वो डायनेमिकली बैलेंस है तो वो स्टैटिक बैलेंस में होगा, पक्का होगा, क्योंकि डायनेमिकली बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, समीशन एम एफ इज इक्वल टू जीरो, साथ में समीशन एम इज इक्वल टू जीरो। तो अगर वो डायनेमिकली बैलेंस्ड है तो उसमें ये वाली चीज तो आ ही गई ना, समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो। और स्टैटिक बैलेंस में भी तो यही होता है, समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो, समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो, यही तो होता है। समीशन एफ इज इक्वल टू जीरो। तो हमने दो नोट पॉइंट सीखे कि अगर मेरा सिस्टम स्टैटिक बैलेंस है तो ये जरूरी नहीं कि वो डायनेमिक बैलेंस भी होगा, बट अगर वो डायनेमिक बैलेंस में है तो ये पक्का श्योर है, 100% श्योर है, 1000% श्योर है कि अगर वो डायनेमिक बैलेंस है तो स्टैटिक बैलेंस भी होगा ही होगा, पक्का होगा। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है और आता रहेगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों को पता ही नहीं होती। लोगों को स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंसिंग में डिफरेंस ही नहीं पता होता।
डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए कि समेशन ऑफ नेट ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो एंड ऑल्सो नेट ऑफ ऑल मूवमेंट शुड बी जीरो। और सिर्फ स्टैटिक बैलेंस होने के लिए सिर्फ ये कंडीशन होनी चाहिए, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसको हटाते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन सेवरल मासेस रोटेट इन अ डिफरेंट प्लेन। अब कह रहा है कि यहां पे अगर हम कई सारे फोर्सेस को ले लें, व्हेन सेवरल मासेस रोटेट इन अ डिफरेंट प्लेन्स देयर इज अनबैलेंस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एज वेल एज अनबैलेंस्ड कपल्स। बताया मैंने आपको कि दो तरीके की चीज होंगी, एक तो अनबैलेंस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, साथ में कपल्स भी जनरेट होंगे। कैसे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। A system of rotating masses is in dynamic balance when there does not exist any resultant unbalanced force। देखिए इसको हाईलाइट करिए, जो चीज मैंने आपको बताई वही चीज लिखी है। कह रहा है कि हमारा सिस्टम रोटेटिंग मास का डायनेमिकली बैलेंस होगा। कब होगा? ये सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस कब होगा? When, पढ़िए इसको पूरा। When there does not exist, कह रहा है कि जब वहां पे स्थित ना हो, क्या ना स्थित हो? Does not exist resultant unbalanced force as well as साथ में क्या ना प्रेजेंट हो? रिजल्टेंट कपल्स। क्लियर? कह रहा है कि हमारा सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस्ड होगा। कब होगा? When there doesn't exist, जब वहां पर क्या एग्जिस्ट ना करे? कोई भी रिजल्टेंट फोर्स और ना ही कोई कपल। क्लियर? तब हमारा सिस्टम क्या होगा? पूरी तरीके से डायनेमिकली बैलेंस्ड होगा। क्लियर? डायनेमिक बैलेंस होगा व्हेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स एज वेल एज रिजल्टेंट कपल। क्लियर पॉइंट? देखिए ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया अभी बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है। द सिस्टम इज सेड टू बी डायनेमिकली बैलेंस। कह रहा है हमारा सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस्ड होगा। कब होगा? इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग टू कंडीशंस। अगर इन दोनों कंडीशंस को उसने सेटिस्फाई कर लिया तो हम बोलेंगे हमारा सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस्ड है। ठीक? पहला, रिजल्टेंट ऑफ ऑल डायनेमिक फोर्सेस शुड बी जीरो, वही है जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने? अभी अभी आपको बताया कि समीशन एफ जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो। और दूसरा, द रिजल्टेंट ऑफ कपल ड्यू टू डायनेमिक फोर्सेस शुड बी जीरो। अब कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ कपल भी क्या होना चाहिए? जो ये रिजल्टेंट ऑफ कपल है ये भी जीरो होना चाहिए, मतलब समीशन एम शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। क्लियर? समीशन एफ भी जीरो के बराबर होना चाहिए और समीशन एम भी जीरो के बराबर होना चाहिए। इफ द सिस्टम इज इन डायनेमिक बैलेंस देन इट विल बी इन स्टैटिक बैलेंस। लिखा हुआ है। कह रहा है अगर सिस्टम मेरा डायनेमिक बैलेंस में है तो वो स्टैटिक बैलेंस में भी होगा, जो चीज मैंने आपको पहले बता दी। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड। मैं तो कहूंगा ये पूरी स्लाइड आपको याद होनी चाहिए। आपने अगर समझ लिया इसको पढ़ लीजिए और आपको ये याद होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस कैन बी ऑफ। अब कह रहा है कि अगर हमें जो मास हमारा रोटेट कर रहा है उसको हम चार तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है? ये चार कैटेगरीज हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा रोटेटिंग अनबैलेंस। ठीक है? पहले हम डील कर रहे हैं रोटेटिंग मासेस का, अभी हम रेसिप्रोकेटिंग वाला बाद में डील करेंगे। अभी हम रोटेटिंग जहां पे मास घूम रहा है उसकी बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो उसकी बैलेंसिंग देखिएगा। बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस कैन बी, कह रहा है बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। अभी हम रोटेटिंग की बात कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस कैन बी ऑफ। अब कितने तरीके से हो सकती है? पहला, बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। कह रहा है कि पहली कैटेगरी तो ऐसी हो गई जिसमें हमारे पास एक प्लेन में एक सिंगल मास रोटेट कर रहा है और उस सिंगल मास को बैलेंस करने के लिए हमने सिंगल मास ही लगा दिया उसको बैलेंस करने के लिए। क्लियर? दूसरी कैटेगरी, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। कह रहा है कि अब अगर हमारे पास किसी प्लेन में कोई मास रोटेट कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए दो अलग अलग प्लेन में अलग अलग मास को हम क्या करें? लगा दें।
तीसरा, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। कह रहा है ये वो वाली केस हो गई जिसमें कई सारे मासेस एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे होंगे, कई सारे मासेस एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे होंगे। क्लियर? और फोर्थ एंड द लास्ट केस, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेस। कह रहा है ऐसा भी एक केस होगा जिसमें हमारे पास कई सारे प्लेन्स होंगे और उस कई सारे प्लेन्स में, उन कई सारे प्लेन्स में कई सारे मासेस रोटेट कर रहे होंगे। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले केस से। दिस इज अ केस फर्स्ट। ठीक है, दिस इज अ केस फर्स्ट। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको, केस फर्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। कह रहा है कि पहली केस हमारे पास ऐसी है कि हमने क्या किया, शाफ्ट में कोई प्लेन कट किया। ठीक है, लेट्स से यहां पे हमारे पास कोई शाफ्ट है और इस शाफ्ट में ये इसकी एक्सिस जा रही है। ठीक है, और इस एक्सिस में मैंने एक प्लेन कट किया भैया, इस एक्सिस में मैंने एक प्लेन कट किया। जरा इस तरीके से देखिए, इस चीज को आप फील कर पा रहे हो? ठीक है, इस चीज को आप फील कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं इस शाफ्ट को अब एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए ये जो शाफ्ट है, अब इस शाफ्ट को मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए ये मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स कट कर रहा हूं। आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो? लेट्स से मेरे पास क्या है, लेट्स से मेरे पास ये एक शाफ्ट है। ठीक है, मेरे पास ये एक शाफ्ट है। अब इस शाफ्ट में मैं कई सारे प्लेन्स कट कर रहा हूं। एक प्लेन मैंने यहां कट किया, एक प्लेन मैंने यहां कट किया, ऐसे कई सारे प्लेन्स कट कर सकता हूं इस तरीके से। क्लियर हो रहा है आपको? एक मिनट में आपको समझा रहा हूं ये चीज। गिव मी ओनली 15 सेकेंड्स। देखिए, लेट सपोज दिस इज अ शाफ्ट। ठीक है, ये क्या है, दिस स्केज इज अ शाफ्ट और यहां पे मैं कई सारे प्लेन्स ये कट कर सकता हूं इसमें, शाफ्ट की एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, शाफ्ट की एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां पर मैंने कई सारे प्लेन्स कट कर लिए। कुछ आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे और इन प्लेन्स में कुछ मास रोटेट कर रहा है। मतलब इस वाले प्लेन में एक मास ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से रोटेट करता दिखाई देगा। जो दूसरा वाला प्लेन मैंने कट किया है इसमें हो सकता है मास ऐसे रोटेट कर रहा है। क्लियर? तो पहली केस हमने ऐसी लेनी है कि बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। मतलब यहां पर मैंने एक प्लेन लिया है। ठीक है, यहां पर मैंने एक प्लेन लिया है और उस प्लेन में लेट से हमारे पास यहां पर कोई इस तरीके का अनबैलेंस मास है। ये जो मैंने इस कलर से बनाया हुआ है इसको देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब ये क्या करेगा, ये यहां पर इस प्लेन में इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है। मैं आपको रोटेशन भी दिखा दे रहा हूं। ये हो गया, इसको इस तरीके से देखें। ये जो मास है ये इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये शाफ्ट को, अगर आप शाफ्ट ऐसे रखा है मैंने शाफ्ट को, अगर आप शाफ्ट को इस तरीके से इमेजिन करो तो आपको ये प्लेन नजर आएगा। ये मास कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अब जो अनबैलेंस मास है वो शिफ्ट होकर एक्सिस पे होना चाहिए था, इस स्केज की एक्सिस पर होना चाहिए था जिसको हमने शाफ्ट बोला है, लेकिन ये खिसक कर यहां पर आ गया कहीं। तो अनबैलेंस मास बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, एम ई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ऑफसेट कर गया ई से। तो अगर हम इतना ही मास इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो जितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ लग रहा होगा। मतलब अगर एक मास
ऊपर की तरफ यहां पर है, जो उसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, अगर इतना ही मास मैं यहां पर लगा दूं नीचे, तो उतना ही फोर्स इस पर नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होगा, ऐसे नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होगा। क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे? बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर कैंसिल आउट हो गए तो हमारा सिस्टम क्या बन गया? बैलेंस बन गया कि नहीं बन गया? और हमें अपने सिस्टम को बैलेंस ही तो बनाना है, हमें अपने सिस्टम को बैलेंस ही तो बनाना है। तो यहां पर वही किया गया है। देखिए क्या किया गया है, इस प्लेन में क्या किया, मैंने कोई मास ले लिया, लेट्स से यहां पर दूसरा आप मास ले सकते हो। आप कितने भी प्लेन्स, ये मैंने आपको प्लेन्स कट करने बताए, जो अभी मैंने आपको स्केच और पेपर की हेल्प से समझाया। किसी भी शाफ्ट पर आप कितने भी प्लेन्स कट कर सकते हो। अरे जरूरी नहीं ना कि यहीं पर मास अनबैलेंस हो, किसी दूसरी जगह पर भी तो मास अनबैलेंस हो सकता है। ठीक है, अब इसको मैं हटा रहा हूं, समझिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने कोई प्लेन कट किया, इसको इमेजिन करिएगा प्लेन कागज कट किया है, जहां पर ऊपर की तरफ कोई अनबैलेंस मास यहां पर आ गया, तो इस पर अनबैलेंस फोर्स ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इसी प्लेन में ये लगेगा m इंटू ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर उतना ही अपोजिट मास मैं उसी प्लेन में बोल रहा हूं, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसी प्लेन में उतना ही मास क्या कर दिया, अगर कुछ मास ऊपर है तो इसी प्लेन में उतना ही मास नीचे की तरफ लगा दिया, इन द सेम प्लेन, सिंगल मास। तो दोनों की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा, मतलब ये तो अनबैलेंस फोर्स एम ई ओमेगा स्क्वायर दे रहा था हमें, मैंने इतना ही अपोजिट फोर्स अपने सिस्टम में क्रिएट कर लिया दोबारा इन द सेम प्लेन, एम ई ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एम ई ओमेगा स्क्वायर, एम ई ओमेगा स्क्वायर। तो सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, हमारा सिस्टम बैलेंस बन जाएगा। देखिए यहां पर कोई मास m है जो शिफ्ट कर गया, इसको होना कहां चाहिए था, इसकी एक्सिस पर होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम इनएक्यूरेसीज या एरर ये शिफ्ट कर गया ऊपर, कितना, लेट्स से e डिस्टेंस, ऑफसेट कर गया, दिस e इज ऑफसेट। ठीक है, अगर हम उतना ही मास अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस कर दें इन द सेम प्लेन, तो ये एम ई ओमेगा स्क्वायर और ये एम ई ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारा सिस्टम क्या बन गया, स्टैटिक बैलेंस बन गया। और डायनेमिक बैलेंस तो ये है ही, क्योंकि डायनेमिक फोर्स के लिए कपल निकालना पड़ेगा, और कपल निकालने के लिए आपको किसी प्लेन से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ठीक, तो दोनों मास तो सेम प्लेन में ही है। अरे यार, अगर दोनों मास सेम प्लेन में है तो दोनों इसी सेंटर से ही तो पास करेंगे, और अगर इसी सेंटर से पास करेंगे तो उनका मूवमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, दोनों का जीरो हो गया। तो अगर मूवमेंट जीरो है तो डायनेमिक बैलेंस तो हो ही गया, हमने स्टैटिक बना दिया। क्लियर है पॉइंट, क्लियर, आगे बढ़े। फॉर बैलेंसिंग अ सिंगल मास फोर्स इन द सेम प्लेन बोथ फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट एज वेल एज बोथ शुड हैव कोलिनियर। देखिए कोलिनियर है कि नहीं है, एक ही लाइन में कोलिनियर फोर्स। तो कह रहा है अगर सिंगल मास को बैलेंस करना है तो उन्हें सेम प्लेन में होना चाहिए और साथ में कोलिनियर होना चाहिए। ठीक, और इक्वल अपोजिट, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, इक्वल अपोजिट और साथ ही साथ कोलिनियर होना चाहिए, कर दिया हमने। कंसीडर अ डिस्टर्बिंग मास m1 विच इज अटैच्ड टू अ शाफ्ट रोटेटिंग एट ओमेगा स्पीड। कह रहा है कि इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, अरे यार इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है आप कंसीडर करो एक मास है जो r डिस्टेंस पर है, ठीक है, r1 डिस्टेंस पर है, m1 मास है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस r1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ the shaft and the center of gravity of the mass m. The centrifugal force exerted by mass m1 on the shaft, कह रहा है कि let's say अगर हमारे पास कोई शाफ्ट है इस तरीके से कुछ, ठीक है, और यहां पे m1 मास किसी प्लेन में, यहां पे मैंने कोई प्लेन कट किया, लेट्स से यहां पे मैंने कोई प्लेन कट कर लिया, इस प्लेन में यहां पर m1 मास है और m1 मास है, तो इस पर, और लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये है r1 और ये m1 मास है, तो ऊपर की तरफ कितना अनबैलेंस फोर्स लगेगा, इस पर ऊपर की तरफ अनबैलेंस फोर्स लगेगा m r1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो शाफ्ट है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अगर इस पर मैं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में मास लगा दूं, ठीक है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड, कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, m1 इसका मास हो गया r1 ओमेगा स्क्वायर, उतना ही अपोजिट फोर्स m2 लगा दूं मैं, लेट्स से किसी डिस्टेंस r2 पर,
ठीक है, इसके सेंटर ऑफ एक्सिस, ये जो रोटेशन एक्सिस है, इस एक्सिस से मैंने r2 डिस्टेंस पर कोई m2 मास लगा दिया, तो अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, m2 r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों को बैलेंस कर लीजिए, और अगर दोनों फोर्स बराबर हो गए मतलब m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m2 r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा सिस्टम क्या बन गया, स्टैटिक बैलेंस हो गया। बस यही तो करना था, दोनों फोर्सेस को इक्वल अपोजिट और कोलिनियर करना था, हमने कर दिया। क्लियर पॉइंट। दिस फोर्स एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड एंड प्रोड्यूसेस बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट इन ऑर्डर टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स C1। अब वही पूरी कहानी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, उसको उसने कहानी के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, देखिए वही क्या कह रहा है कि अगर m2 मास हम r2 डिस्टेंस पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा। दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बराबर करने पर क्या चीज निकल के आई, अगर हम m1 r1 ओमेगा स्क्वायर और m2 r2 ओमेगा स्क्वायर दोनों को बराबर कर दे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कट जाएंगे, क्योंकि दोनों शाफ्ट की स्पीड क्या है, सेम है, दोनों बार शाफ्ट की स्पीड सेम है। तो क्या बचेगा यहां से, m1 r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r2, यही तो बचेगा, m1 r1 बराबर m2 r2। मतलब अगर आपको सिस्टम को रोटेटिंग बैलेंस में लाना है, स्टैटिकली रोटेटिंग बैलेंस में, तो क्या करना पड़ेगा, उनके मास और डिस्टेंस का गुणा बराबर करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने लेट्स से ये शाफ्ट का मैंने कोई एक्सिस बनाया, यहां पे m1 मास रखा है किसी r1 डिस्टेंस पर, और आपसे बोल रहा है कि इस अनबैलेंस को आप बैलेंस करो, तो आप क्या करोगे, किसी r2 डिस्टेंस पर आप कोई उसी प्लेन में मास m2 रख दोगे, तो आप बोलोगे m1 r1 बराबर m2 r2। ये हो जाएगी बैलेंसिंग की कंडीशन, m1 r1 बराबर m2 r2। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उड़ जाएगा, कट गया। चलिए यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आते हैं हम केस 2 पे। केस 2 देखिए, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन अ डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, अब तक हमने क्या किया कि सिंगल जो अनबैलेंस मास था, ठीक है, जो हमारे पास सिंगल अनबैलेंस मास था, उस सिंगल अनबैलेंस मास को बैलेंस करने के लिए हमने उसी सेम प्लेन में ही एक मास लगाया, वो भी अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया इक्वल मास उसी प्लेन में। लेकिन आज इस बार हम उस सिंगल मास को जो कि अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए दो प्लेन लेंगे और दोनों प्लेन में अलग अलग मास लगाएंगे। देखिए क्या लिखा है, बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, ये चीज, तो बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू masses rotating in different planes when disturbing mass lies in between balancing masses। देखिए ये देखिए, यहां देखिए ये चीज दिखाई दे रही है आपको, ये शाफ्ट हो गया, शाफ्ट को किसी बीरिंग पे टिका के रखा हुआ है, वरना टिकेगा कहां। दिस इज द अनबैलेंस मास, मतलब ये अनबैलेंस मास क्रिएट हो गया, mr ओमेगा स्क्वायर क्रिएट हो गया अनबैलेंस। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक प्लेन यहां पर कट किया और दूसरा प्लेन यहां पे कट किया, और दोनों में अलग अलग मासेस मैंने क्या कर दिए, लगा दिए। ठीक है, दोनों में मैंने अलग अलग मासेस लगा दिए। तो ये है एक और तरीके से इस मास को बैलेंस करने का तरीका। एक तरीका तो क्या है, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा कि इसी प्लेन में आप कोई m2 मास लगा दो r2 डिस्टेंस पर, तो ये बैलेंस हो सकता है। अभी हमने पहली केस पढ़ी, अब इसी अनबैलेंस मास को बैलेंस करने के लिए हमने क्या पढ़ा, अब दूसरा केस हम ले रहे हैं कि हम ऐसा भी इसको कर सकते हैं कि हम दो अलग अलग प्लेन ले ले और दो अलग अलग प्लेन में कुछ अलग अलग मास, एक बार mb1 और mb2, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग, एक बार rb1 एक बार rb2 डिस्टेंस पर प्लेस कर दें, तो भी ये मास क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। मतलब अब जो कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी ऐसा करने से, वो इस एक्सिस पर कहीं आ जाएगी। क्लियर है, क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो इस बार आपको दो चीजें लगानी है यहां पे, क्योंकि इस बार हमें डायनेमिक बैलेंसिंग करनी है। देखिए मैं आपको एक पॉइंट समझा दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कई सारे मासेस सिंगल प्लेन में हैं, पहले इसको हटाते हैं, ये पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा इस चीज को।
मैं क्या बोल रहा हूं, इफ several if several masses, मतलब कई सारे masses, if several masses are in same plane, कह रहा है अगर कई सारे masses को हमने सेम प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, अगर कई सारे masses को हमने सेम प्लेन में रखा हुआ है तो ऐसा करने से क्या निकल के आएगी चीज, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा मैंने किया हुआ है तो क्या चीज निकल के आएगी, इट विल बी, ऐसा करने से क्या होगा, इट विल बी डायनेमिक बैलेंसिंग ऑल्सो। अगर कई सारे मासेस सेम प्लेन में है, ध्यान से सुनिए, सेम प्लेन में है तो वो डायनेमिक बैलेंस में ऑल्सो ऑलरेडी होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर सेम प्लेन में है तो मूवमेंट तो कहीं से बचेगा ही नहीं, बात समझ पा रहे हैं, अगर वो सेम प्लेन में है कई सारे मासेस तो हर बार, देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, देखिए यहां पे मैं कई सारे मासेस को ले रहा हूं, बस मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिएगा। देखिए अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक प्लेन में कई सारे मासेस हैं तो सबका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, क्या वो रेडियली आउटवर्ड लग रहा होगा, ठीक, और अगर रेडियली आउटवर्ड लग रहा है तो क्या सबकी लाइन ऑफ एक्शन इसके एक्सिस से पास कर रही है, वो भी एक कॉमन पॉइंट से, क्या वो इसकी जहां पे इस केस का कैप है यहां से पास कर रही है सबकी, तो अगर एक ही पॉइंट से पास कर रही है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही तो होता है मूवमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस यही तो होता है मूवमेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो आपको मूवमेंट देता है। तो अगर नेट फोर्स ही जीरो है, अगर इनका नेट फोर्स ही जीरो आ रहा है तो आप किसी भी प्लेन के अबाउट मूवमेंट निकालो, क्या आएगा, वो मूवमेंट भी जीरो आएगा। अरे यार मैंने बोला कि इस प्लेन में नेट फोर्स आपने निकाला, जीरो आ गया, तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो गया। तो अगर समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो गया तो आप किसी भी प्लेन, जैसे इस वाले पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो आप एक फोर्स इंटू ये वाली डिस्टेंस, तो अगर सारे फोर्सेस का समीशन ही जीरो है तो आप चाहे जितने डिस्टेंस से गुणा करो हर बार वो जीरो ही आएगा। तो ये कब के लिए पॉसिबल है, अगर वो सेम प्लेन में है। तो अगर सेम प्लेन में है तो आपको सिर्फ स्टैटिक बैलेंस ही चेक करना है। क्लियर है पॉइंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पे अब दो मास आ गए, लेकिन आप देखिए यहां पर अलग अलग प्लेन हो गया ना, प्लेन अलग अलग हो गया, एक प्लेन यहां पर है, दूसरा प्लेन यहां पर है। तो इस बार आपको डायनेमिक बैलेंस भी चेक करना पड़ेगा। अगर सेम प्लेन होता तो मुझे डायनेमिक बैलेंसिंग ना चेक करनी पड़ती। क्लियर है पॉइंट। तो अब यहां पे हम लिखेंगे कि ऐसा करने के लिए हमें दो चीजें चेक इक्वेट करनी पड़ेंगी, समीशन एफ इज इक्वल टू 0 एंड समीशन एम इज इक्वल टू 0। क्लियर, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ नेट मूवमेंट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको मूवमेंट का बता देता हूं, यहां पे कुछ ना कुछ रिएक्शन भी आ रहा होगा। लेट्स से यहां पे जो रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि यहां पे बीरिंग है, यहां पे रिएक्शन आ रहा है, प्लेन बी है तो यहां पे मैंने आर बी बोल दिया। ठीक है, यहां पे मैंने आर बी बोल दिया क्योंकि यहां पे प्लेन बी तो इधर काटा हुआ है। इस प्लेन का नाम कुछ ले लेते हैं और इसका कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, इसको एक्स बोल देता हूं मैं, यहां पे ए बी सी लिया है, इसको हम डी बोल देते हैं। तो यहां पे रिएक्शन डी आ जाएगा और यहां पे रिएक्शन ई हो जाएगा। ठीक है, प्लेन पर। तो जब हम समेशन मूवमेंट को जीरो करेंगे, ध्यान से देखिए मैं आपको ये स्टेप बता रहा हूं, समेशन मूवमेंट को कैसे करेंगे। लेट्स से नेट मूवमेंट अबाउट एनी प्लेन, तो मैं प्लेन डी ले लेता हूं, नेट मूवमेंट अबाउट प्लेन डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट मूवमेंट अबाउट एनी प्लेन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
किसी भी प्लेन के अबाउट आप नेट मूवमेंट निकालो, वो जीरो आ गया अगर, मतलब हमारा सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस है। क्लियर? तो हम प्लेन डी ले लेते हैं, आपकी इच्छा, आप किस प्लेन के अबाउट लेना चाहो। हम डी के अबाउट लेते हैं, रेफरेंस प्लेन। तो देखिए फोर्स कितना आ रहा है यहां पर, जो बी वाला हमने लगाया, ये 2 मास मैंने लगाए हैं अपनी तरफ से बैलेंस करने के लिए, और ये अनबैलेंस क्रिएट हुआ था। इसको बैलेंस करने के लिए 2 अलग अलग प्लेन में हमने 2 मास लगा दिए। तो यहां पे फोर्स कितना आ रहा है, नीचे की तरफ देखिए, फोर्स आ रहा है mb1 ओमेगा स्क्वायर rb1। और अगर डी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस, लेट से इस वाले डिस्टेंस को हमने बोल दिया स्मॉल ए। तो यहां कैसे लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा। अच्छा डायरेक्शन बता दीजिए, इस वाले प्लेन के अबाउट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस वाले प्लेन के अबाउट इस फोर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो यहां पे हमें चिन्ह भी बनाना पड़ेगा। लेट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव। तो इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्योंकि फोर्स नीचे है और इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा। कितना आ गया, mb1 ओमेगा स्क्वायर इंटू rb1, और डिस्टेंस कितनी हो गई, प्लस ए करना पड़ेगा मूवमेंट। ठीक है, इस वाले फोर्स का देखिए, फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r, और d के अबाउट क्या लेंगे, मूवमेंट लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और डिस्टेंस कितनी हो गई, L1 प्लस ए, L1 प्लस ए। तो यहां पे माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर हम लिखेंगे एम बी नहीं है, एम है सिर्फ। ठीक है, हो गया एम, साथ में ओमेगा स्क्वायर आर, और डिस्टेंस कितनी हो गई, L1 प्लस ए। क्लियर है? एक मूवमेंट और किसका बचा, अभी और बचा हुआ है, ये MB2 वाले का। MB2 का देखिए, क्या प्लेन डी के अबाउट क्लॉकवाइज आ गया, क्लॉकवाइज आ गया, मतलब वापस से प्लस लेंगे। तो प्लस कितना हो गया, प्लस हो जाएगा MB2 इंटू ओमेगा स्क्वायर RB2, और डिस्टेंस कितनी हो गई प्लेन डी से, L1 प्लस L2 इंटू ए, L1 प्लस L2 प्लस ए, L1 प्लस L2 प्लस ए, ये हो गया। और लास्ट में ये रिएक्शन भी तो आएगा, यहां पे रिएक्शन का भी तो मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो आर ई की डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जो हो गई आर हो गई। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है प्लेन डी के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस लिखेंगे, माइनस आर रिएक्शन फोर्स आर, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे आएगा। और डिस्टेंस कितनी हो गई, लेट्स से ये वाली डिस्टेंस को हमने बी बोल दिया। ठीक है, इस वाले डिस्टेंस को हमने बी बोल दिया, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस L1 प्लस L2 प्लस बी। और ये नेट मूवमेंट कितना होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो समझ में आया मूवमेंट को 0 कैसे करते हैं, कैसे मूवमेंट लेते हैं जब चीजें अलग अलग प्लेन में हो। क्लियर है पॉइंट? तो जब चीजें हमारी अलग अलग प्लेन में होती हैं तो हम इस तरीके से लेते हैं क्या, उनका मूवमेंट्स, और मूवमेंट को करेंगे 0, और समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस बी देखिए क्या है, केस भी वही बना रखा है कि लेट्स से इस बार हमने यहां पे प्लेन काटा और यहां पे मेरे पास कोई अनबैलेंस फोर्स है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे 2 अलग अलग प्लेन ले लिए, एक प्लेन यहां पे कट किया और दूसरा प्लेन यहां पे कट किया। ठीक है, 2 अलग अलग प्लेन ले लिए, तो वापस से वही केस करनी पड़ेगी। ठीक है, केस 3, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन। देखिए इस बार क्या है, इस बार क्या आ रहा है कि कई सारे मासेस है और इस बार सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। तो अगर एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ समीशन F इज इक्वल टू 0 के बराबर करना पड़ेगा। समीशन F इज इक्वल टू 0 के बराबर मतलब आपको यहां पे 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी। समीशन F का मतलब यहां पे अगर 2 डायरेक्शन है, दिस इज द x डायरेक्शन एंड दिस इज द y डायरेक्शन, इसका मतलब यह हुआ कि समीशन fx भी 0 होना चाहिए और साथ में समीशन fy भी 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 डायरेक्शन है ना। तो अगर समीशन fx 0 करना है तो देखिए पहले वाले को देखिए, लेट्स से यहां पे जो हमारा शाफ्ट है वो रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से। तो पहले वाले फोर्स को देखिए, पहले वाले फोर्स को कितना हो जाएगा, m1
R1 ओमेगा स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया, और फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस को अलोंग लेना है, मतलब एफ एक्स जीरो करने का मतलब है कि इस सभी फोर्सेस का जो एक्स कंपोनेंट है अगर वो जीरो हो गया और सभी फोर्सेस का वाई कंपोनेंट वो भी जीरो हो गया तो हमारा नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, क्या आ जाएगा यहां पे, कितना एंगल बना रहा है, कॉस, क्या वो θ1 एंगल बना रहा है, देखिए क्या ये वाला फोर्स θ1 एंगल बना रहा है। ऐसे ही देखिए अगला फोर्स ये वाला कितना एंगल बना रहा है, क्या ये θ2 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा प्लस m2r2 ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या हम cos ऑफ θ2 लिख सकते हैं, प्लस ऐसे ही जितने होंगे, ठीक है, प्लस डॉट डॉट ऐसे ही जितने होंगे, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। और y में कंपोनेंट कैसे लेंगे, y में साइन आ जाता है, तो यहां पे हम लिखेंगे m1r1 ओमेगा स्क्वायर साइन θ1 प्लस m2r2 ओमेगा स्क्वायर साइन θ2 प्लस m3r3 ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ θ3 प्लस ऐसे ही जितने फोर्सेस हैं प्लस ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जितने फोर्सेस हैं आपको समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस करना पड़ेगा 0, बस 0 के बराबर कर दीजिए। अब कभी कभी क्या होगा कि आपको यहां पे m1 r1 ओमेगा 1 ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं, देखिए क्या सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको यहां पे क्या दिखाई देगा, m1 r1 cos θ1 प्लस m2 r2 cos θ2 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा साइन में भी आ जाएगा, ठीक। तो ये होती है बैलेंसिंग कंडीशन लगाने की। ओमेगा स्क्वायर उड़ जाएगा क्योंकि सब में कॉमन है, 0 के नीचे भेज दीजिए वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कभी कभार आपको θ1 बता देगा, m1 बता देगा, r1 बता देगा, r2 दे देगा, θ2 दे देगा, पूछेगा कि आप m2 बता दो, तो वो हम अपने क्वेश्चन में वैल्यूज रखकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब इन सारी वैल्यूज में आपको कुछ देगा, कुछ अननोन बचा रहेगा, तो वो हम अपने क्वेश्चंस में रख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बेसिक्स था वो बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस, अब हमारे पास कई सारे मासेस होंगे लेकिन वो एक ही प्लेन में नहीं होंगे, वो अलग अलग प्लेन में होंगे। अब हमारे पास यहां पर कई सारे मासेस होंगे और वो अलग अलग प्लेन में होंगे। देखिए जैसे यहां पर एक प्लेन काटा उसने, वहां पर m1 मास रखा, यहां पे दूसरा प्लेन काटा, यहां पे ml मास रखा जो कि rl डिस्टेंस पर है। दिस इज द शाफ्ट एक्सिस, ये जो जा रही है लाइन, दिस इज द शाफ्ट एक्सिस। शाफ्ट की क्या है, ये है शाफ्ट की एक्सिस। क्लियर। हर एक प्लेन के बीच के डिस्टेंस, मतलब ये हो गया L और B वाले प्लेन के बीच के डिस्टेंस दे रखा है आपको L2, तो आपको सब प्लेन के बीच के डिस्टेंस बता रखा है और कई सारे मास को उसने अलग अलग प्लेन में ले रखा है। तो जब इसको हम यहां पे बनाएंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब जब आप एक साइड व्यू में आके देखोगे तो A तो अभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में A मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। अभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, मान लीजिए A इस तरीके से है और जो ML है, ML हमारा इस तरीके से है नीचे की तरफ। तो ये दिखाने का तरीका है, असल में जो सब मासेस का तरीका होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, अब देखिए डिफरेंट प्लेन्स आ गए, डिफरेंट प्लेन्स आ गए। तो अगर डिफरेंट प्लेन्स आ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लेन्स में आपको दो कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, समीशन f इज इक्वल टू 0 एंड समीशन m इज इक्वल टू 0। समीशन f इज इक्वल टू 0 बोले तो समीशन fx इज इक्वल टू 0, fx भी 0 करना पड़ेगा, समीशन fy भी 0 करना पड़ेगा। और इनका तरीका अभी अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और समीशन m इज इक्वल टू 0 कैसे करेंगे, समीशन m इज इक्वल टू 0 कैसे करेंगे, इसमें भी वही सेम चीज, किसी एक प्लेन को आपको रेफरेंस प्लेन मानना पड़ेगा। लेट्स से जैसे आपने a वाले प्लेन को रेफरेंस प्लेन मान लिया, तो अगर a वाले प्लेन को रेफरेंस प्लेन मान लिया तो इसके अबाउट नेट मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। क्लियर है। आप कोई भी एक रेफरेंस प्लेन ले लो, उसके अबाउट नेट मूवमेंट को क्या करो, 0, ठीक है। तो अगर आप इसको 0 करोगे तो मूवमेंट भी 2 आ जाएंगे,
ठीक है, मूवमेंट भी क्या आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, एक तो साइन वाला और दूसरा एक कॉस वाला। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। खैर, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, अब जो हमारे में इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सारी चीजें आपके एग्जाम में जो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बताई हैं उसमें आ सकती हैं, एग्जाम में इस फॉर्म में नहीं आ सकती कि क्योंकि इनको कैलकुलेट करने में ही कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो इनसे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो सिंगल मास का आ सकता है, सेवरल मासेस का तो नहीं आ सकता क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मिनिमम 4 मिनट 5 मिनट तो आपको सॉल्व करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकता, ये आ सकता है तो सिंगल मास और द टू मास जो मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, सिंगल मास या टू मास का आ सकता है, और जो इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट फॉर्म है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो ये बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस है, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में एक्चुअली में आता है। दिस इज द पॉइंट जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए इतना रहने दीजिए। ओके, थैंक यू।